आज घर आते ही पत्नी के गुस्से से भरे चेहरे को देख रघु भांपने लगा था कि आज जरूर कुछ हुआ है, वरना रोज हंसी खुशी से वेलकम करने वाली पत्नी का चेहरा यो उतरा हुआ न होता। लो, तुम्हारी दीदी का पत्र आया है। प्रिया के बढ़े हुए हाथ पर सरसरी सी नज़र डाले रघु बोला। रख दो, जरा कपड़े सपड़े तो बदल लूँ। पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? प्रिया की हैरत भरी नज़रों का मुस्कुराहट से जवाब देता हुआ रघु बाथरूम में घुस गया। प्रिया के उतरते हुए चेहरे का राज भी उस पर खुल गया था। रघु मन ही मन सोचकर खुश हो उठा। सोच रही होगी कि आज मुझे हुआ क्या है। दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया। हर साल गर्मी की छुट्टियों में मेरी दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, परंतु विवाह के 5 सालों में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब उनके आने को लेकर पत्नी से उसकी जोरदार तकरार न हुई हो। बेचारी मेरी दीदी, जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी। प्रिया के रूखे बर्ताव व उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। रीता दीदी से रवि का लगाव कम होता भी तो कैसे। रीता 11 साल की ही थी जब माँ रघु को जन्म देते समय ही उसे छोड़ दूसरी दुनिया की ओर चल दी थी। रीता दीदी ना होती तो मेरा क्या होता, यह सोच कर ही उसकी आंखें भर उठती। रीता उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसी पहले थी। कैसे भूल जाता रघु बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को, जब कदम कदम पर रीता दीदी ममता और प्यार की छाया लेकर उसके साथ चलती रहती थी। रीता दीदी तो विवाह भी ना करती, परंतु रिश्तेदारों के तानों और बेटी की बढ़ती उम्र से परेशान पिता के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद रघु ने अपनी कसम देकर रीता दीदी को विवाह के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विवाह के समय वह बीए में था। विवाह के बाद भी बेटे की तरह पाले भाई की तड़प दीदी के अंदर से गई नहीं थी। उसकी जरा सी खोज खबर पाते ही दौड़ी चली आती थी। वह भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि मेरे जीजा जी अच्छे स्वभाव के थे, पत्नी की तड़प समझते थे, भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा नहीं बनी। मेरी पत्नी प्रिया को भी तो वही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से रघु मुस्कुरा उठा। रीता दीदी उसके विवाह की तैयारी में पागल सी हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि प्रिया को इन बातों की जानकारी ना हो। विवाह के शुरुआती दिनों में ही मैंने सारी राम कहानी उससे सुना दी थी। विवाह के बाद जब पहली बार दीदी आई थी तो प्रिया भी उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी और स्वयं रघु तो बावला सा हो गया था। आखिर उसके विवाह के बाद वह पहली बार आ रही थी। वह चाहता था अपने प्यारे भाई की सुखी गृहस्थी देख वह खिल उठे। मेरे ढेरों आदेश निर्देश पाकर प्रिया का उत्साह कुछ कम हो गया था। वह कुछ सहम से भी गई थी, परंतु रघु तो अपनी ही धुन में था। चाहे कुछ हो जाए, दीदी को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का ज़रा सा कर्ज तो वह थोड़ा आज उतार सके। रीता दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच प्रिया कहीं खो सी गई थी। पति और ननंद को अपने में ही मस्त पा उनके साथ बैठकर स्वयं भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती प्रिया, पर रघु ऐसा मौका ही न देता। तब वह गुस्सा होकर किचन में घुस खाना बनाने की कोशिश में लग जाती। मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी रघु उस पर नाराज हो उठा। यह क्या बना दिया? पता नहीं है। रीता दीदी को कढ़ाई पनीर अच्छी लगती है, पालक पनीर नहीं। फिर किचन में काम करती पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ला खड़ा करता और कहता, आज तो मेरी रीता दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, वे कितना अच्छा बनाती हैं। तब भाई बहन बातें करते हुए किचन में बिजी हो जाते और प्रिया बिना अपराध की ही अपराधी सी किचन के बाहर खड़ी उन्हें देखती रहती। रीता दीदी जरूर कभी कभी प्रिया को भी
साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन रघु अनजाने ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई थी। उस समय तो किसी तरह प्रिया ने इस हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब भी ननंद आती वह कुछ कड़वी हो उठती। सीधे रीता दीदी से कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन रघु के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए थे। रीता भी शायद भाप गई थी, इसलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था। एक बार तो पूरे 1 साल बाद आ रही थी। अगली बार उनके सामने ही भाभी ने भाई से इतना झगड़ा किया कि वे बेचारी 6 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने दिन भी वे रहीं, प्रिया ने बिस्तर से नीचे कदम न रखा। हमेशा बीमारी का बहाना बना अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दोपहर रीता दीदी को अकेले काम में लगा देख भनभनाता हुआ रघु पत्नी से लड़ पड़ा था। तब वह कड़वी आवाज में बोली थी, तुम क्या समझते हो मैं बहाना कर रही हूँ? वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है? तुम दोनों तो बातों में ऐसे मशगूल हो जाओगे, फिर मैं वहाँ क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते बात तेज झगड़े का रूप ले चुकी थी। रीता दीदी कुछ भी बोली नहीं, पर दूसरे ही दिन सुबह रघु द्वारा मिन्नतें करने के बाद भी वापस चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों के संबंध सामान्य न हो पाए थे। दीदी के इस तरह चले जाने के कारण वह पत्नी को कभी माफ़ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे पिताजी ने आखिरकार एक दिन रात को खाने खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय उसे भी साथ ले लिया था। वे उसे समझाते हुए बोले थे, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरी की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन रीता दीदी कोई पराई नहीं है। बीच में ही बात काटते हुए रघु का स्वर रौस से भर उठा था। बेटा, शादी के बाद सबसे नज़दीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है, बाकी संबंध अलग हो जाते हैं। माना कि सभी संबंधों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या रीता खुश है? समझाते पिताजी सवाल सा कर उठे थे। तो मैं क्या करूं? पत्नी की खुशी के लिए उनसे सारे रिश्ते तोड़ लूं, या फिर रीता दीदी के लिए पत्नी से? रघु असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं दोनों ही मुझे कितने प्यारे हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए कौन कहता है? पिताजी धीरे से हंस पड़े थे, फिर गंभीर हो बोले, यह तो तुम ही मानते होगे कि बहू मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी आदर्श पत्नी सिद्ध हुई है। फिर रीता दीदी से ही उसकी क्या दुश्मनी है? बेटे के इस सवाल पर थोड़ी देर तक उसे गहरी नज़रों से देखने के बाद वे बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार वह भी कितनी उत्साहित थी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वह तुम खुद हो। मैं? कैसे? सीधे सीधे अपने को अपराधी पा रघु अचकचा उठा था। हाँ, तुम उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो। कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो? आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते ही पत्नी के पूरे व्यक्तित्व को ही नकार देते हो। पिताजी सांस लेने के लिए तनिक रुके थे। रघु सिर झुकाए चुप बैठा, किसी सोच में डूबा सा था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि रीता और तुम में इतना स्नेह है। भाई बहन से कहीं अधिक तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे दोस्त हो, पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब पत्नी को भी इसमें शामिल कर लो। यह उसका भी घर है। उसे तय करने दो कि वह अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। विश्वास मानो, इससे तुम सबके बीच से तनाव के बादल अपने आप छट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे से अधिक करीब आ जाओगे। अंदर कितनी देर लगाओगे? प्रिया की आवाज़ सुन वह अचानक चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं अंदर बैठा हूँ।
झटपट नहाकर वह बाहर निकल आया। चाय नाश्ते की प्लेट उसका इंतज़ार कर रही थी। इस दौरान रघु खामोश ही रहा। झूठे बर्तन समेटती प्रिया की हैरत यह देख और बढ़ गई कि पत्र को हाथ लगाए बगैर ही एक न्यूज़पेपर वह पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? पत्नी का चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को रघु ने मुश्किल से रोका। हाँ ठीक है, क्यों? फिर अभी तक रीता दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा? प्रिया के सवाल के जवाब में वह लापरवाही से बोला, तुमने तो पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। वे कल सुबह की गाड़ी से आ रही हैं। अच्छा, कह वह फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर तक प्रिया वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन इतवार था। सुबह सुबह पति को न्यूज़पेपर में खोया पाकर प्रिया बहुत देर तक खामोश न रह सकी। रीता दीदी आने वाली है, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? पता है, रघु बोला। खाक पता है, प्रिया चिल्ला उठी थी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझलाहट पर रघु अंदर ही अंदर झूम उठा। कुछ देर तक पति को घूरने के बाद पैर पटकती हुई प्रिया झोला और पर्स लेकर बाहर निकल गई। जब वह लौटी तो भारी झोला के साथ पसीने से तरबतर थी। रघु आश्चर्यचकित सा था। वह ननद की पसंद की एक एक चीज छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए प्रिया पूछी। तुम तो जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। पति की बात सुन प्रिया ने उसे घूर कर देखा। दोपहर से काफ़ी पहले ही वह खाना तैयार कर चुकी थी। रघु की तेज नज़रों ने देख लिया था कि सभी चीज़ें रीता दीदी की पसंद की ही बनी हैं। वास्तव में वह मन ही मन पछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से ही रीता दीदी और प्रिया इतने समय तक अजनबी बन परेशान होती रहीं। ट्रेन का समय हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं? प्रिया अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी। अपने को बिजी सा दिखाता हुआ रघु बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, रिक्शा लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। बहुत देर से जमा हो रहा लावा अचानक ही फूटकर बह निकला था। आपको पता है ना कि वह अकेली आ रही हैं। लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त पर, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं? हैरत में पड़ी प्रिया बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस ना होते देख आखिर प्रिया ने हामी भर दी। अच्छा उठो, मैं भी साथ चलती हूँ। भाभी को साथ आया देख रीता पहले तो हैरत में पड़ी, फिर खिल से उठी। शायद पिछली बार के कटु अनुभव ने उन्हें भयभीत कर रखा था। स्टेशन पर प्रिया को भी देख एक पल में सारी शंकाएं दूर हो गई। वे खुशी से पैर छूने की झुकी तो रीता दीदी के गले से लिपट गई। रघु सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो वह घर में कभी नहीं मिली थी। किस सोच में डूब गए? रीता दीदी का खिलखिलाता स्वर उसे गहरे तक खुशी से भर गया। सामान उठा वह आगे आगे चल दिया। प्रिया और रीता दीदी पीछे पीछे बतियाती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी रघु कम बोल रहा था। प्रिया ही आग्रह कर कर दीदी को खिला रही थी। हर बार प्रिया के अबोलेपन की स्थिति से शायद माहौल तनाव युक्त हो उठता था। इसलिए रीता अब जितनी सहज व खुश लग रही थी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। वे दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातों में जुटी रहीं। कुछ देर बाद प्रिया कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ दीदी से कुछ बात करो ना। तुम हो ना, मैं कुछ देर सोऊंगा। कहते कहते रघु ने करवट बदल कर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में प्रिया का हाथ बटाने के लिए रीता भी किचन में ही आ गई। रघु टीवी खोलकर बैठा था। भाई की तबीयत ठीक नहीं है क्या? किचन से आता रीता दीदी का आवाज़ सुन रघु के कान चौकन्ने हो गए। पल भर की खामोशी के बाद प्रिया का स्वर उभरा, नहीं तो आजकल ऑफिस में काम अधिक होने से ज़्यादा थक जाते हैं।
इसलिए थोड़े खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारा साथ ज़्यादा भला लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं जिनसे यहाँ आने पर मायके का मुझे एहसास होता। पिताजी और छोटे भाई का मान दुलार था तो, पर असली मायके का एहसास तो माँ या भाभी के प्यार और अपनेपन से ही होता है। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रिया ने ज़ोर से कहा। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया कभी। ऐसी बात नहीं है, हमने तुम्हें अवसर ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार कर सको। खैर छोड़ो, इस बार जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। रीता का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे रघु का मन भी रीता दीदी की खुशी और संतुष्टि देख पत्नी के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा था। सुबह उसके उठने से पहले ही रीता दीदी और प्रिया उठकर काम के साथ साथ बातों में व्यस्त थीं। रात भी रघु जल्दी तो सो गया था। वे दोनों जाने कितनी देर तक एक साथ जागती रही थी। जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रघु को एक बार फिर अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। बिस्तर से उठकर वह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? आईने के सामने बाल संवार रहे पत्नी को देख रघु रुक गया। ऑफिस? रीता दीदी आई हैं। फिर भी हमेशा दीदी के लिए रघु पहले पूरे साल की छुट्टियां बचा के रखता था। जितने भी दिन वह रहती वे उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर पर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? हम सब घूमने चलेंगे, प्रिया जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार छुट्टियां बचा रहा हूँ। शरारत भरी नज़र पत्नी के चेहरे पर डालता हुआ रघु बोला। क्यों जी? पत्नी के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें गोवा घुमाने ले जा रहा हूँ। अभी छुट्टी ले लूँगा तो बाद में नहीं मिलेगी। प्रिया की आंखें भीग उठी थी। शायद वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पति की जिंदगी और दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छुपा हुआ है। अपने को संभाल आंखें पोंछती प्रिया बोली। गोवा जाना क्या रीता दीदी से ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ही ले लेता हूँ, वह समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन रीता दीदी रहेंगी तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं अकेले? प्रिया घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या? उसे सुधार लेना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मन ही मन सोचता जा रहा था रघु। मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ। वह पति की प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही, फिर हंसकर बोली। अच्छा, अब छोड़ो, चलकर कम से कम आज की पिकनिक की तैयारी करूं। रीता पूरे 20 दिनों के लिए रुकी थी। प्रिया और उनके बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। इस बार पिताजी भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन ज्यों ही नज़दीक आ रहा था, प्रिया उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजाजी के बुलावे के पत्र ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी। दौड़ी प्रिया बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजा के लिए कपड़े खरीद लाई थी। तरह तरह के पापड़ और अचार रीता के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए थे। रात की ट्रेन थी। प्रिया दीदी के साथ के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाने में व्यस्त थी। रघु सामान पैक करती दीदी के पास आ बैठा। रीता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो पत्नी को लेकर? आऊँगा दीदी, जल्दी ही आऊँगा। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाएक ही उसकी बातें सुन हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना, रघु बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। भाभी के होते मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही
प्रिया और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन न तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। भाभी के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे एहसास दिलाया है कि भाई तो अपना होता ही है, पर भाभी को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर अपनी ना बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। प्रिया जैसी अच्छी भाभी होते मेरा प्यारा भाई कभी पराया नहीं होगा। इस सब से भी बढ़कर पता है उसने क्या दिया है मुझे? क्या? मेरा मायका, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। भाभी ने मुझे वह सब दे दिया है। रीता की आंखें बरस उठी थी। दीदी को ट्रेन में बिठा रघु उनका सामान व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। प्रिया दीदी के साथ ही बैठी उन्हें छुट्टियों में आने के लिए मना रही थी। हमेशा उतरे मुंह से वापस होने वाली रीता का चेहरा इस बार चमक रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज़ के साथ ही रघु ने कहा, उतरो प्रिया, ट्रेन चलने वाली है। प्रिया दीदी से लिपट गई। जल्दी आना और जाते ही पत्र लिखना। अब पहले तुम दोनों मेरे घर आना। भीगी आंखों के साथ रीता मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।